हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 वीक से चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वलिटी का पार्ट 2 करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट 2। तो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। आपने पार्ट 1 तो देख लिया होगा, बट पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले वो देख लो। उसमें हमने आपको बताया था कि पार्ट 1 में हमने ये 3 टॉपिक्स करे हैं और पार्ट 2 में हम ये 5 टॉपिक्स करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में 5 टॉपिक्स हैं: रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन समरी। सो ये 5 टॉपिक्स हैं पार्ट 2 में जो हम कवर करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेट्स यूज्ड इन दिस वीडियो। अगर मैं इस वीडियो में कुछ इस प्रकार के बुलेट का यूज़ करूँगा जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर, उस बुलेट का मीनिंग है कि हम वो एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो इस वीडियो में है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो में कौन कौन से 5 टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो इस बॉक्स में। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स इन विच द वीडियो इज ऑन अबाउट। सो सेकेंड है, अगर मैं कुछ इस प्रकार के बुलेट का यूज़ करता हूँ जो एक एरो के निशान में है, तो इसका मीनिंग होता है कि मैं उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है उसके बात कर रहा हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट 2 विच इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। सो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर पीपल को ट्रीटेड नहीं किया जाता, इक्वल ट्रीटेड नहीं किया जाता। वो होते हैं कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन एंड देन कलर। रेस क्या होता है? एक पर्सन की पर्सनैलिटी होती है एक तरीके से। सो वो रेस ये भागने वाला रेस नहीं है। रेस का मतलब होता है एक पर्सन का कहाँ से ओरिजिन है। सो वो होती है रेस। सो आप देख सकते हो वेदर रिच और पुअर, डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। अब डिग्निटी क्या है ये बताना ज़रूरी है। एवरी पीपल इन द सोसाइटी आर ट्रीटेड अनइक्वली, सो देयर डिग्निटी इज़ वायोलेटेड। अगर हमारी सोसाइटी में किसी भी पर्सन को अनइक्वली ट्रीटेड किया जाता है तो ये अगेंस्ट द लॉज है और ये उनकी डिग्निटी को वायलेट करेगा, उनकी डिग्निटी में बहुत ज़्यादा अंतर डालेगा। अब डिग्निटी क्या है ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। डिग्निटी इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी वैल्यूड एंड टू बी रिस्पेक्टेड फॉर हिज पर्सनल सेक। अब डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी एक पर्सन का मान सम्मान कह सकते हो आप, उसकी रिस्पेक्ट कह सकते हो आप। वो जो रिस्पेक्ट होती है वो उस पर्सन को इसलिए दी जाती है ताकि उस पर्सन को कुछ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इक्वल लगे, वो अपनी सोसाइटी से इक्वल लगे, ना कि अनइक्वल। सो नाउ डज इक्वलिटी एग्जिस्ट? सो नाउ डज इक्वलिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, ये देखने जा रहे हैं हम। इन रियल लाइफ अ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिच और पुअर। ठीक है, हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, डिफरेंस बना दिया गया है रिच और पुअर पे। आप देख सकते हो नॉर्मली क्या होता है, रिच क्या होता है, रिच को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज़ कम्पेयर्ड, और जो पुअर पर्सन होता है उसे लो रिस्पेक्ट दी जाती है एज़ कम्पेयर। सो रिच जो पर्सन होगा उसको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, जो पुअर होगा उसे उतनी कम रिस्पेक्ट दी जाती है एज सीन बाय द आइज ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो आप ये देख सकते हो कि जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो वेराइड है। कास्ट सिस्टम जो है हमारा इंडिया में जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। मीन्स कास्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, वर्ण सिस्टम में डिवाइड था हमारा इंडिया पहले, तो यही है कास्ट सिस्टम। हमारा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स थे, इसमें अलग अलग प्रकार की मान्यताएं थीं जो हर किसी को माननी होती थी अगर वो उस कास्ट में होगा। हमारे इंडिया में जो दलित्स हैं और जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ इन द सेंस ऑफ जो माइनर कास्ट हैं एज थिंकिंग ऑफ द पीपल, जो माइनर कास्ट हैं उनको इक्वलिटी और इक्वल राइट्स और डिग्निटी उनकी हर्ट की जाती है। इक्वल राइट्स उन्हें दिए नहीं जाते, इक्वलिटी का उन्हें मौका नहीं मिलता। सो अगेंस्ट दिस व्हाट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज?
हम देखने जा रहे हैं कि इसके अगेंस्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का, अगर हम स्पेशली अपने इंडिया का बताएं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट होता है, लॉज का, रूल्स का होता है, रेगुलेशंस का होता है, एक नेशन और स्टेट के लिए। ठीक है, आप बेसिकली ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक हार्ड कॉपी होती है एक तरीके से, जिसमें बुक, जैसे बुक आप समझ सकते हो कि एक बुक होती है एक तरीके से, उस बुक में लॉज और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए, और उस स्टेट में और कंट्री में रहने वाले सारे पीपल और उसके साथ इंक्लूडेड द गवर्नमेंट, उन सबको ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is a basic set of laws and rule regulations of a nation or a state that determines the power and duties of the government and guarantees some right to the citizens or nationalists. It is a written instrument embodying the rules of a social or political organization. अब एक written instrument होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कागज़ पे लिखा जाए, बट वो कंप्यूटर्स में भी लिखा जाता है। एक कंप्यूटर में भी लिखा जा सकता है, कागज़ में भी, पर वो रिटन फॉर्म में होता है, जिसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, सारे सेक्शंस होते हैं, सारे लॉज होते हैं, जिसमें मतलब लिखा रहता है उसमें, और वो सब लॉज को एक पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये एक टेबल है फंडामेंटल राइट्स की, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 13 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड होते हैं। अभी फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? एक ऐसे बेसिक राइट्स होते हैं जो एक पर्सन को मिलने चाहिए अपने स्टेट में या अपने नेशन में। वो एक बेसिक राइट्स होते हैं, मीन्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन, एक पर्सन को एजुकेशन मिलनी चाहिए एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और एक पर्सन को 18+ के बाद वोट करने का अधिकार है। तो ये होते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स जो बिल्कुल ज़रूरी होते हैं हर किसी की लाइफ में। राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू एजुकेशन आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 डील्स विद द इक्वलिटी ऑफ द लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब देखो, लॉज तो बना दिए गवर्नमेंट ने, पर उसकी इक्वलिटी किसको दी जा रही है? जैसे कि अगर कोई लॉज हैं वो बना दिए हैं, वो किसी अमीर व्यक्ति पर फॉलो नहीं हो रहे हैं, मतलब आप देखते हो मूवीज़ में कि किसी रिच पर्सन के लिए वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, बट किसी पुअर के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। आर्टिकल 14 की सेक्शन में ये मेंशन किया गया है कि जो लॉज होते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन होती है लॉज की, ये बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। इसके साथ किसी भी पर्सन के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लॉज को वहाँ पर ज़्यादा दिया गया है और मतलब जो सेक्शंस हैं उन्हें उसके लिए मतलब कम अंडर एस्टिमेट किया गया है, उसे पनिशमेंट कम मिल रही है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अभी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या कहलाते हैं? ह्यूमन राइट्स भी कहलाते हैं। एज दे कन्फर्ड ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स दैट दीज राइट्स आर इनवायोलेबल। इसका मीनिंग क्या है? ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बताते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये इनवायोलेबल हैं। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन राइट्स को कोई तोड़े। मीन्स ऐसा नहीं है कि रूल्स बने हैं, रूल्स को तोड़ने के लिए ही होते हैं, नहीं, ये वैसे रूल्स नहीं जो छोटे मोटे रूल्स हैं, ये हमारे इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया तक का ये चलते हैं। ऑल कम अंडर द 6 प्राइम फंडामेंटल राइट्स। अभी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, ये सब 6 प्राइम फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। Article 15 says that the state government cannot discriminate the people on the basis of caste, color, gender and place of birth. अब हमने क्या देखा था कि हम एक एक्सेप्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 15 का, जो आप ये देख सकते हो, ये बॉक्स एक्सेप्ट ही है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 14 में मैंने आपको बताया था कि इक्वल प्रोटेक्शन होती है लॉज की, हर किसी पे इक्वल तरीके से लॉज अप्लाई किए जाते हैं। और आर्टिकल 15 में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये आपने 6th में पढ़ा है कि क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो एक तरीके का लिंक करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो लिंक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट में फॉलो होता है। अभी करंट टाइम में आप देखोगे तो 29 स्टेट्स हैं, और 29 स्टेट्स में आपने अलग अलग आर्टिकल 15 में मतलब कोई भी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आप कह सकते हो, कि जो एक पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करे ऑन ऑल द क्राइटेरियाज गिवन बिलो।
Now, I would like to tell you a brief about the excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, ये जो आर्टिकल है ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये क्या होता है, कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं कि आप इस इस प्लेस में बर्थ हुआ है आपका, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। तो ये जो लॉ है ये वही काम करता है कि ये ऐसे लोगों को पनिशमेंट देता है जो ये सब काम कर रहे हैं, मीन्स जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। So the state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, gender, place of birth or any of them. No citizen shall not be discriminated on the grounds of disability, liability, restriction or condition with regards to access to shops, public restaurants, hotels and place of public एंटरटेनमेंट। मीन्स इसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊं तो इसमें बताया गया है कि अगर पूरे जो सिटीजन्स हैं एक नेशन के या एक स्टेट के, तो उस नेशन और स्टेट में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पर जो पीपल हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको जो भी राइट्स हैं वो ये राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर शॉप्स में जाने के लिए मना है, रिस्ट्रिक्शन है, होटल्स में जाने के लिए मना है, रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए मना है, पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह में जाना मना है। आप बहुत एग्जांपल्स देख सकते हो ऐसे जहाँ पर पीपल को मना किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के पीपल को और रिलीजन के पीपल को मना किया जाता है, जहाँ पर उन्हें वेल का यूज़ करने के लिए, कुएँ का यूज़ करने के लिए, टैंक का यूज़ करने के लिए, बाथिंग घाट्स का यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। और कहीं कहीं पर पब्लिक रिजॉर्ट्स जो मेंटेन होते हैं wholly or partly out of the state funds dedicated to the use of general public। मीन्स एक आपको मैं साधारण भाषा में बताऊं तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऐसे रूल सेटअप करती है, ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के मतलब आप कह सकते हो पब्लिक के उसके लिए होते हैं, पब्लिक के यूज़ के लिए होते हैं। सो पब्लिक के यूज़ के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी जगह बनाती है, जैसे कि आप कह सकते हो टॉयलेट्स बनवाती है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाती है, शॉप्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है। सो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, रोड पे चलने का राइट, शॉप जाने का राइट, टॉयलेट्स के लिए राइट, ये सब चीज़ों के लिए राइट जो होता है ये क्या होता है आर्टिकल 15 के अंदर ये सब आता है। सो आर्टिकल 15 बहुत बड़ा टॉपिक था, ये जो मैंने आपको बिल्कुल छोटे से वीडियो में समझा दिया। Two such examples in real life where these such discriminations were done was with ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी फैमिली। सो ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ था दो लोगों के साथ जो हमारी बुक में दिया गया है। वैसे डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वैसे ही टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के और अंसारी फैमिली के, जो ये आपको आर्टिकल 15 की सेक्शन है इसके। सो द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी क्या है ये पढ़ लेते हैं। अब अगर आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी अच्छे से जाननी है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो अच्छे से। उस चैप्टर में आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का सेक्शन पढ़ सकते हो अच्छे से, जिसमें बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी फेमस ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जूठन। अब आपको उनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी का नाम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको ये जूठन, ये इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी का नाम मतलब आपको पता होना चाहिए एक तरीके से। नो अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था दलित राइटर हैं। अब आपको पता नहीं होगा दलित का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दलित अभी आप समझ सकते हो कि दलित एक ऐसी कास्ट होती है जिसको सारे के सारे प्रोविजंस नहीं दिए जाते थे पहले टाइम पर। इन्हें अनटचेबल मीन्स जैसे छुआछूत की बीमारी होती है तो उन्हें मतलब ऐसे माना जाता था कि उन्हें कोई भी छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा, और ये लोअर कास्ट के लोग हैं मतलब एक तरीके से। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी फेमस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिनका जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है जूठन। उसमें उन्होंने ये बताया है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में फेस किया था। उन्होंने बताया कि जैसे वो स्कूल जाते थे तो उन्हें फ्लोर में बहुत बार बैठाया जाता था। फ्लोर मीन्स बिल्कुल ठंडी ज़मीन में, मीन्स ज़मीन में ही उन्हें बैठाया जाता था। उनके जो साथ के जो बच्चे होते थे, उनके साथ के क्लासमेट्स होते थे, उनको क्या करते थे फ्लोर पे नहीं पर मैट पे बैठाया करते थे। तो जैसे ही वो जाते तो मैट क्या उनके हाथ से निकल जाती और उन्हें फ्लोर में बैठना पड़ता।
और समटाइम्स क्या होता था, उनकी टीचर्स भी उन्हें मारा करती थी बिना कोई वजह के। अब बिना कोई वजह के उनके टीचर्स भी उन्हें बहुत बार मारा करते थे। ही वॉज मेड टू स्वीप द क्लासरूम एंड प्ले ग्राउंड फॉर मैनी डेज। अब बहुत सारे दिन तक का क्या हुआ कि उन्हें क्लासरूम्स और प्ले ग्राउंड्स की सफाई करनी पड़ी, ठीक है। और ये मतलब ये सिर्फ उन्हें ही करना था, और जो उनकी क्लास के बच्चे थे उन्हें नहीं करना था। ये सब मीन्स ये जो दलित थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था चाइल्डहुड एज में। Unlike other children, he was treated unequally and denied the rights to education, and was also made to sweep the ground in a minor age of just around 10. अब क्या हुआ था, अनलाइक अदर चिल्ड्रन, इनको क्या किया गया था, अनइक्वली ट्रीट किया गया था। इन्हें राइट टू एजुकेशन का कोई हक नहीं दिया गया था। इन्हें ग्राउंड को स्वीप यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था इनका, उसका झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू लगाने के लिए कहा गया था एक तरीके से। और ये सब इतना कुछ इन्हें सिर्फ 10 ईयर्स की एज में ही बोला गया था। अब आप देख सकते हो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ उनके चाइल्डहुड एज में। अब जस्ट अराउंड 10 का मीनिंग ये है कि वो उस टाइम पर वो 4th क्लास में थे। आप बुक में देखोगे तो उसमें 4th क्लास लिखा गया है। सो 10 ईयर्स का हो जाता है कोई भी, मतलब 10 ईयर्स के आसपास का हो जाता है कोई भी 4th क्लास में। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में और मिस्टर और मिसेस अंसारीज की स्टोरी के बारे में बताऊंगा। अब मिस्टर और मिसेस अंसारीज कौन थे ये देख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज वर लुकिंग फॉर अ रेंट अपार्टमेंट इन द सिटी। अब मिस्टर और मिसेस अंसारीज जो थे वो क्या थे, आपको बताऊं तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। अब वो क्या कर रहे थे, एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे रेंट पर सिटी में, मतलब शहर था। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ सिटी मैंने इसलिए लिखा है, बुक में इसलिए लिखा है क्योंकि जो सिटी है मीन्स ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिटी में भी इनइक्वलिटी होती है। अब वो देख रहे थे एक रेंट अपार्टमेंट सिटी में। तो सिटी में जब उन्होंने उससे क्या नाम है उससे मतलब आप कह सकते हो उसे डीलर, प्रॉपर्टी डीलर से जब उन्होंने बात की तो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सब कुछ बताया। तो अब दिखाई जा रही हैं प्रॉब्लम्स फेस बाय द अंसारी फैमिली। अंसारी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा था, मतलब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी आप कह सकते हो, पर भी फिर भी उन्हें कोई भी फ्लैट और रूम देने के लिए रेंट पे रूम या फ्लैट देने के लिए राज़ी नहीं था। बिकॉज वेन एवर एनीवन सॉ देयर नेम अंसारी दे वर ब्लेमिंग देयर रिलीजन। अब किसी ने भी रेंट देने से पहले उसकी डिटेल्स ली कि कौन सी फैमिली से है, कहाँ से है, उनका बर्थ कब हुआ, मतलब ऐसी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स ली उन्होंने, उनका फ़ोन नंबर लिया होगा, सब कुछ है ना। तो ये छोटी छोटी जानकारी ली होगी। और एक जानकारी होती है रिलीजन। अब किसी को भी रेंट पे देने के लिए जो हमारे इंडियन कंट्री है वो सबसे पहले उसका रिलीजन देखती है। अब जब लोगों ने उनका रिलीजन देखा तो पाया कि वो अंसारी है। अंसारी मीन्स अंसारी मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली मुस्लिम फैमिलीज़। सम टोल्ड दैट दे ईट मीट बट एट द सेम अपार्टमेंट द स्मेल ऑफ मीट वॉज कमिंग। किसी ने कहा कि वो मीट खाते हैं तो हम आपको रेंट पे नहीं दे सकते, सारे के सारे वेजिटेरियंस हैं अपार्टमेंट में तो हम आपको रेंट नहीं दे सकते। बट उसी अपार्टमेंट में से एक नॉन वेजिटेरियन, मतलब कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो वो मीट को कुक कर रहा होगा उस टाइम पर, तो मीट की खुशबू उन्हें आ रही थी उस टाइम पर। तो समझ गए थे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दिस फोर्स देम टू चेंज देयर नेम टू मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अब जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने कहा कि यार आपको तो कहीं पे मिल नहीं रहा, उन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि आप अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार रख दो। इससे क्या हुआ, उन्हें लैंड बहुत ही आसानी से मिल गई। अब ये दिखाता है कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हो रिलीजन फेस किया जाता है अभी भी। और ये मॉडर्न सिटी है ना कि कोई विलेज में तो होता, एक्सेप्शन ले लेते, विलेज में हो सकता है, बट सिटी, मॉडर्न सिटी जहाँ पर लोग इतने एजुकेटेड हैं वहाँ पर भी अभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो रहा है। सो दस दे फेस द इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। अब इनइक्वलिटी भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे इनइक्वलिटी ऑन रिलीजन, इनइक्वलिटी ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, इनइक्वलिटी फेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो अलग अलग प्रकार की इनइक्वलिटीज़ होती हैं। सो ये इनइक्वलिटी जो उन्होंने फेस की ये थी इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। So in both the cases, both Ansaris and Om Prakash Valmiki did not like to face this. Hence, their dignity was violated. अब डिग्निटी का मेन कंक्लूजन ये था कि बोथ केसेस में आपने देखा अच्छे से
कि इसके बोथ केसेस में क्या हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी फैमिली जो थी उन सभी को मतलब एक तरीके से इनइक्वल ट्रीट करा। और जब इनइक्वल ट्रीट करा तो क्या हुआ, उनकी डिग्निटी वायलेट हो गई। सो ऐसे ही डिग्निटी जब अच्छे से मेंटेन नहीं की जाती, वायलेट होती है, तो मीन्स इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ईच एंड एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन की जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या होता है, हर मतलब ईच और एवरी पर्सन को इक्वल माना गया है। दिस डजंट मीन्स दैट इनइक्वलिटी इज वैनिश्ड, बट इट इज़ वेरी लेस इन इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक नेशन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पूरी तरीके से इनइक्वलिटी है ही नहीं भारत में। आप देख सकते हो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ और अंसारी फैमिली के साथ कैसे इनइक्वलिटी हुई है। वैसे ही आपके साथ एक मेन कंक्लूजन हुआ है कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेसी है। जो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है, उसका मतलब पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। और डेमोक्रेटिक नेशन का मीनिंग ये है कि हर किसी के पास राइट होता है, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स होते हैं डेमोक्रेटिक नेशन में। सो ये क्या होता है, ये इनइक्वलिटी हमारे नेशन में ऐसा आप कह नहीं सकते हो कि है ही नहीं, बट कहीं कहीं इंडिया के पार्ट्स में इनइक्वलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इन विलेज एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ अभी देखी जाती है, जो पीपल रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन मोस्टली इन विलेज होती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये सिटी में नहीं होता। अर्लियर देयर वॉज नो लॉ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। अब अर्लियर जो पहले हमारा इंडिया था, उसमें ऐसा कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं जहाँ पर पीपल को डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट से बचाया जा सके। हमारे इंडिया में पहले कोई ऐसा लॉ था ही नहीं जहाँ पर पीपल को डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट से बचाया जा सके। और तभी जो जैसे कि आप देख सकते हो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और अंसारी फैमिली के साथ तभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, पर अभी ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, और ये हर किसी को इक्वल तरीके से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। Everyone is equal before the law. No person can be discriminated against any of the criterias. Criterias means race, religion, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर पीपल को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, ये सब क्राइटेरियाज के ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। Everyone can fully access all the provisions provided by the government. हर कोई एक्सेस कर सकता है गवर्नमेंट्स के प्रोवाइडेड जो उनके प्रोवाइडेड प्रोविजंस हैं, जो उनके प्रोवाइडेड जो उनके यूजेस हैं, उनको एक्सेस कर सकता है पूरी तरीके से। अनटचेबिलिटी इज़ अबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है, आप कह सकते हो। अब द टू वेज बाय विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी दैट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर थ्रू लॉज एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब जो मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो ये आपका लॉस होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो सारे के सारे नोट्स आप कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट की लिंक जल्दी आने वाली है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो वहाँ पर, और जो हमारी वेबसाइट है आप वहाँ से सारे के सारे नोट्स और समरी ले सकते हो। अब जो टू वेज हैं जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है हाँ मतलब इनइक्वलिटी को हटाने के लिए और इक्वलिटी को लगाने के लिए, वो होती है थ्रू लॉज एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि पीपल को इनइक्वलिटी का सामना नहीं करना पड़ता और इक्वलिटी उन्हें अच्छे से मिलती है। और देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं जिससे पीपल को एडवांटेज मिली है। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ द मिड डे मील स्कीम। अब एक ऐसा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है लोगों को इनइक्वलिटी हटाने के लिए और इक्वलिटी लगाने के लिए। एक ऐसा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने जो है मिड डे मील स्कीम। अब ये एक ऐसी टाइप की स्कीम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, उनको फ्री फूड दिया जाता है। एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, उन जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के,
वहाँ पर जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको फ्री फूड दिया जाता है अराउंड नून, मीन्स आफ्टरनून के आसपास उन्हें फ्री फूड दिया जाता है। दिस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपको मिड डे मील की हिस्ट्री क्या है। अब आप बता सकते हो मिड डे मील कैसे ओरिजिनेट हुआ था। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसे फर्स्टली 2001 में इसे लगाया था, इसे एक एक्सपेरिमेंट लिया था, और जब उसके अच्छे रिजल्ट्स आए तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि सारी स्टेट्स में उसे लगा दिया जाए। सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि अपने स्टेट में ऐसा प्रोग्राम लगाओ। अब ऐसा क्या देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब से इसके प्लस पॉइंट्स दिखे। अब कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कहा कि सब यही करो। जो पुअर चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या करा, स्कूल में अपना एडमिशन कराना शुरू कर दिया था इस मिड डे मील के बाद। अब अर्लियर क्या होता था, जो चिल्ड्रन थे उन्हें अपने घर जाना था फर्स्ट शिफ्ट के बाद, ठीक है। उसमें पहले क्या होता था, स्कूल में 2 शिफ्ट होती थी। स्कूल में पहले कोई लंच नहीं ले जाया करता था, पहले एक शिफ्ट होती थी। फर्स्ट शिफ्ट में जाने के बाद आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट जैसी एंड होती थी, उसके बाद आपको एक टाइम दिया गया था। टाइम देने के बाद आपको उस टाइम में अपना लंच करके दोबारा सेकंड शिफ्ट के लिए आ जाना होता था। इससे क्या होता था कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे जाते थे तो वापस लौट के नहीं आते थे, सेकंड शिफ्ट अटेंड करने के लिए वो वापस आते नहीं थे अधिकतर बच्चे। अब अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल इज इम्प्रूव। अब कैसे इम्प्रूव हुई है, जैसे कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं उन्हें खाना दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी तो हम देखते हैं कि बच्चों मतलब पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि बच्चों का पेट भर रहा है ज़रूर। सो ये देखा जा रहा है कि बच्चों का यहाँ पेट भर रहा है ज़रूर, तो उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फोर्स करेंगे कि आप स्कूल जाओ, आपको वहाँ पर फ्री में खाना मिलेगा। अब जो उनकी मदर्स होती थी वो फर्स्ट शिफ्ट के बाद जैसे बच्चे जाते थे तो उनकी मदर्स को इंटरप्ट करते थे, अपनी मदर्स को, उनकी मदर्स को खाना बनाना पड़ता था। बट अब ये जो होता है इंटरप्शन, ये बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब जो मदर्स होती हैं वो अपना पर्सनल वर्क कर सकती हैं, मीन्स उनको एम्प्लॉयमेंट मीन्स उनकी जॉब लग चुकी है। दिस reduce caste system prejudice as both up and below caste children eat together। अब इसने कास्ट सिस्टम प्रीजुडिस मीन्स यानी कि कास्ट सिस्टम पे जो भेदभाव होता था इसे हटा दिया गया है, क्योंकि जो बोथ अप और लो कास्ट के लोग होते हैं, जो पुअर अप और लो कास्ट के जो बच्चे होते हैं वो सब एक साथ खाना खाते हैं, और ऐसे ही इक्वलिटी मेंटेन की जाती है हमारे इंडिया में। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मिड डे मील फूड। अब मिड डे मील क्या है, एक फूड होता है मध्याह्न भोजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। मिड डे मील को कुक करने के लिए दलित वुमेन को एम्प्लॉय किया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब उनको सैलरी दी जाती है, इससे ही दलित वुमेन का भी फ़ायदा होता है और बच्चों का भी फ़ायदा होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन वॉज इम्प्रूव्ड। अब इसी के साथ कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जब वो पहले खाएंगे तभी तो उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, खाली पेट किसी भी का भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन इससे मतलब जो उनका ध्यान था, पढ़ाई में ध्यान, वो बढ़ चुका था। ऐसे ही जो बच्चे थे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो इम्प्रूव हो चुका था। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इश्यूज ऑफ इक्विटी इन डेमोक्रेसीज। Many democracies like the India suffer from inequalities in many democratic countries around the world. The issues of equality continues to be the key issue around which community struggles. अब ऐसा नहीं कि ज़रूरी इंडिया में ही इनइक्वलिटी रहे, बट इंडिया के अलावा भी बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अफ्रीका ले लो, अमेरिका ले लो, आप बहुत अलग अलग प्रकार की जगहें हैं जहाँ पर इनइक्वलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, लाइक इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, यानी कि अमेरिका में कैसे इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। सो अमेरिका क्या था, अमेरिका एक नेशन है जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने मतलब गलती से खोज लिया था, आप ऐसा कह सकते हो। सो उन्होंने गलती से खोजा था, तो अमेरिका एक ऐसी बैरन लैंड थी, आप कह सकते हो, वहाँ पर लोग आए। सो जब लोग आए वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने क्या करा, एक स्लेव्स मीन्स नौकर चाकर रखे फ्रॉम अफ्रीका से वो नौकर चाकर लाए जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा गया अभी के टाइम पर। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो काले लोग थे। सो आप जो देख सकते हो अमेरिका में जो काले लोग होते हैं मीन्स जो ब्लैक्स होते हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा गया, मीन्स वो अफ्रीका के नेटिव हैं। सो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं ये एज अ स्लेव लाए गए फ्रॉम अफ्रीका।
continue to describe their lives today as largely unequal. They were treated extremely unequal in the US and denied equality through laws. अब वहाँ पर कोई ऐसा लॉ ही नहीं था लाइक इंडिया कि जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, पर वहाँ पर क्या होता था, इनइक्वलिटी फेस की जाती थी बाय पीपल। अब जब ये इनइक्वलिटी फेस की जाती थी तो इसमें इनइक्वलिटी का बहुत बड़ा शिकार बने अफ्रीकन अमेरिकन्स, जिन्हें ब्लैक्स कहा जाता है, और जो ब्लैक कलर के होते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं। उनको उनको मतलब उनको एक तरीके से सप्रेस कर दिया जाता था बाय द वाइट्स। वाइट्स कौन है? जो अमेरिकन नेटिव्स हैं। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। अब जो सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एक ऐसा एक्ट उभर कर आया जिसने डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दिया यूएस में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल द स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन को भी स्कूल की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें एजुकेशन का कोई राइट नहीं मिलता था। बट धीरे धीरे करके जैसे ही सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 आया, वैसे ही अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन को भी ये राइट मिल गया कि वो स्कूल जा सकें, एंड दे वुड गो and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन को डिनाई की जाती थी इक्वलिटी फॉर एजुकेशन, बट उनके लिए एक स्पेशल टाइप के स्कूल्स होते थे जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। बट अब आप देखोगे सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 जब आया था तो उसके बाद क्या हुआ, ब्लैक्स और वाइट चिल्ड्रन दोनों के दोनों एक साथ पढ़ने लगे। सो इससे क्या हुआ, ये जो इनइक्वलिटी थी अमेरिका में ये रिड्यूस हो गई। सो नाउ आई होप कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, और सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I will see you next time. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much, and have a wonderful day.